मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले एक हफ्ते से जारी हिंसा के बाद वहां स्थितियां अब तो नियंत्रण में बताई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से वहां स्थानीय अदालत को निर्देश दिए, स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए, उससे ये स्थितियां वहां पर नियंत्रित ज़रूर बताई जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन वहां राजनीतिक दलों के नेताओं को जाने पर रोक रहा है, उसको लेकर काफ़ी हंगामा इस समय हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज जा रहा था संभल। पहले से पता था, जानकारी थी, इसकी सूचना थी सभी के पास, लेकिन जैसे ही सुबह वो अपने घर से निकले, उनके घर को उसी तरह से बैरिकेड कर दिया गया जैसे अक्सर ये देखा जाता है। किसी भी घटना में अगर राजनीतिक दलों के नेता वहां जा रहे हैं तो उनको तुरंत लखनऊ में ही रोक दिया जाता है। लखनऊ में इस समय काफ़ी राजनीतिक गहमा-गहमी चल रही है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, विधायक, सांसद धरने पर बैठे हुए हैं और जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे निकले अपने आवास से, वहीं उनको गाड़ी में बैठने से ही रोक दिया गया। वो विजुअल्स आप देख रहे होंगे जो ये उनके घर के बाहर के हैं लखनऊ में। तो 5 सांसदों और 5 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाना था, लखनऊ से इन लोगों को निकलना था, वहां जाकर स्थिति का जायजा लेना था और पार्टी की ओर से ये डेलीगेशन भेजा जा रहा था और ये लोग अपनी रिपोर्ट देते, यानी जो राजनीतिक पार्टियां अपनी तरह से जो स्थिति का आकलन करती हैं उसके लिए जा रहा था। वहां पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन अपनी बात कर रहा है, पीड़ित अपनी बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल भी अपनी तरफ से पीड़ितों से मिलने के लिए और वहां की घटना का जायजा लेने के लिए ये डेलीगेशन जा रहा था। लेकिन डेलीगेशन को रोक दिया गया और जितने भी एमपी और एमएलए जा रहे थे उन सब के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई और एक तरह से सभी को नज़रबंद कर दिया गया है। माता प्रसाद पांडे ने खुद कहा कि उन्हें न जाने की कोई हिदायत नहीं दी गई थी। हाँ, संभल के डीएम का ज़रूर फ़ोन आया था कि वहाँ पर आप ना आइए क्योंकि वहाँ पर आने से स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन उनका सवाल ये है, यानी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन जो डेलीगेशन जा रहा था, माता प्रसाद पांडे सवाल कर रहे हैं कि सभी के जाने पर दिक्कत नहीं है, मीडिया के लोग जा रहे हैं, प्रशासन के लोग जा रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं वहाँ पर, आखिर राजनीतिक दलों के लोगों के जाने से कैसे स्थिति खराब हो सकती है। कई सवाल पूछे हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह का उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था। एक बार सुनेंगे क्या कहा माता प्रसाद पांडे ने। लेकिन फिलहाल की खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि सारा जो प्रतिनिधिमंडल में जितने भी सदस्य थे, नेता थे, 5 सांसद और 5 विधायक, उन सभी को रोक दिया गया है और इस समय माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर तमाम नेता समाजवादी पार्टी के हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। सुनते हैं क्या कहा है माता प्रसाद पांडे ने, क्यों रोका उनको लखनऊ की पुलिस ने और बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन पार्टी दफ्तर गए और माता प्रसाद पांडे विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा समय में बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के और इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये डेलीगेशन जा रहा था संभल, जिसको रोक दिया गया, वहां जाने नहीं दिया गया। क्यों नहीं जाने दिया गया, इसके लिए जो खुद ही माता प्रसाद पांडे ने बताया कि वहां पर स्थिति खराब हो सकती है। उनका सवाल है कि आखिर हमारे जाने से स्थिति क्यों खराब हो सकती है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर इस समय लखनऊ में गहमा गहमी मची हुई है। माता प्रसाद पांडे के बाहर तमाम नेता धरने पर बैठे हुए हैं। लखनऊ के विधायक और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा भी उनमें शामिल हैं, उनके घर के बाहर। और क्या कह रहे हैं रविदास मेहरोत्रा और इसको लेकर किस तरह की अब राजनीति हो रही है, प्रशासन क्यों रोक रहा है और लखनऊ से ही जाने से क्यों रोका जा रहा है। इस तरह की तमाम घटनाएं देखी गई हैं जब वहां राजनीतिक दलों के नेताओं को जाने से रोका जाता है और एक बड़ा कह लीजिए कि उसको एक अव्यवस्था सी स्थिति लखनऊ में क्रिएट होती है। कई बार ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव कहीं जाने के हुए उनके घर के बाहर बैरिकेड कर दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कई मौक़ों पर ऐसा हुआ कि पीड़ितों से मिलने के लिए गए, जाने लगे उत्तर प्रदेश में, उनको रोक दिया गया। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। लेकिन यही सवाल पूछ रहे हैं ये राजनीतिक दलों के लोग कि आखिर उनके जाने से स्थिति कैसे खराब हो सकती है। तो ये जो है रविदास मेहरोत्रा को सुनाते हैं और वहाँ पर क्या
चल रहा है विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर। लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी, ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर जो गहमा गहमी मची हुई है, तो संभल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई लोअर कोर्ट को भी, और सीधे तौर पर कहा कि आप अब आगे की सुनवाई बिल्कुल नहीं करेंगे और सीलबद्ध लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट सौंपेंगे, और जो मस्जिद कमेटी है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। इन सब के बीच ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं और जो सवाल है समाजवादी पार्टी के नेताओं का कि हमको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, आखिर इसको रोककर सरकार क्या चाहती है? क्योंकि रोकने के बाद तो ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है। असल में रोका ही इसलिए जा रहा है चूँकि स्थिति बिगड़ी हुई है। वहाँ अगर दूसरे लोग जाएंगे तो वहाँ पुलिस प्रशासन की ज़्यादतियाँ और वहाँ जो स्थिति बिगड़ी उसमें उसकी भूमिका सामने आ जाएगी, पुलिस प्रशासन की इसमें क्या भूमिका थी। तो इसीलिए विपक्ष को वहाँ जाने से रोका जा रहा है और विपक्ष ही नहीं, सामाजिक संगठनों को भी जाने से रोका जा रहा है। अभी सूचना ये है कि भाकपा माले जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, उसके जो सांसद है सुदामा प्रसाद, वो भी कल जाएंगे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, तो उसको भी रोका जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भी जाने की चर्चाएं हैं कि वो लोग भी जाएंगे, वहाँ संभल जाएंगे। तो इसको लेकर वहाँ का प्रशासन जो एक तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहा है, और जिस तरीके से कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है राज्य सरकार को, वहाँ के जिला प्रशासन को, और साफ साफ कहा है कि वहाँ स्थिति सामान्य बनाए रखना और खराब ना होने देना ये आपकी जिम्मेदारी है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और कल तो एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को और जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई और कहा कि आप ये मत समझिए कि आप कानून से ऊपर हो गए, हम ऐसा आदेश पास करेंगे कि आप जिंदगी भर इसको याद रखेंगे। हालांकि वो मसला दूसरा था, वो एक जमानत का मसला था, एक अपराधी का मसला था, उस पर उन्होंने कहा। लेकिन ये दी सख्त चेतावनी यूपी के डीजीपी को। तो यानी अब सरकार जिस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी संभल के मामले में गिरी हुई नजर आ रही है, तो विपक्ष को वहाँ जाने से इसलिए रोका जा रहा है ताकि ये मामला जो है वो ना बन पाए। संजय राउत ने भी इस पर लेकर कुछ बिल्कुल। और अभी आपने जो कहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी का भी जाने का कार्यक्रम है, राहुल गांधी रविवार की हिंसा के बाद भी वहां जा रहे थे, और उत्तर प्रदेश की सीमा से ही, यानी दिल्ली से जब निकले तो उत्तर प्रदेश की सीमा में गाजियाबाद पड़ेगा, उसके बाद फिर वहां से होकर संभल जाना होगा। तो गाजियाबाद से ही सुरक्षा के इस तरह से प्रबंध कर दिए गए कि उनको रोका जा सके, यानी संभल जाने से रोका जा सके। लेकिन पार्टियां, राजनीतिक दलों के लोग अब जा रहे हैं वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो रिपोर्ट मिल रही है या प्रशासन जो कुछ कह रहा है, बहुत सारी चीजें उसमें छिपाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला इसके बारे में दिया, उसमें भी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उसको जो लोअर कोर्ट ने जिस तरह से आनन फानन में याचिका स्वीकार की संभल की जामा मस्जिद के सर्वे का, और उसी समय उसके सर्वे का काम उसी दिन शुरू भी हो गया, उसके बाद दोबारा फिर शुरू हुआ सर्वे का काम। तो ये जो जल्दबाजी दिखाई गई है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की भी कहीं न कहीं नाराजगी दिखी, और इसीलिए आगे किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए लोअर कोर्ट को साफ तौर पर मना कर दिया गया। तो अब संभल का मामला बिल्कुल राजनीतिक रूप से भी गर्म होता जा रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, दूसरी पार्टियों के नेताओं को, यानी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को वहां जाने से रोकने की कोशिश हो रही है। और इस बीच ये जो वहां नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, माता प्रसाद पांडे, उनके घर के बाहर जिस तरह से लोग डटे हुए हैं, वहां पर नारेबाजी चल रही है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये लोग वहां जाकर ही मानेंगे, उस पर अड़े हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों रोका जा रहा है। सुनते हैं लखनऊ में विधायक रविदास मेहरोत्रा का पूर्व मंत्री हैं, वो तमाम नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर संभल में सरकार विपक्ष के नेताओं को जाने से क्यों रोक रही है। संजय राउत को सुनते हैं। संजय राउत ने भी इस पर बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है, ऐसा क्या है जो सरकार छिपाना चाहती है, स्थानीय प्रशासन छिपाना चाहता है। क्योंकि कई ऐसे विजुअल्स आए हैं, कई ऐसे वीडियो और इंटरव्यू आए हैं जिसमें पीड़ित पक्षों का आरोप है कि उन्हें जबरन बयान देने के लिए कहा जा रहा है कि जो गोली चली है वो हमारे जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से गोली चली है। इस तरह के बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उन्हीं सब चीज़ों का यथास्थिति का जायजा लेने के लिए समाजवादी पार्टी का ये डेलीगेशन जा रहा था, जैसा पार्टी के नेताओं का कहना है। क्या कह रहे हैं संजय राउत इस मामले में, सुनते हैं। दलों के नेताओं का विपक्षी नेताओं को संभल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं। और आपको पता होगा कि पिछला हफ्ता संसद का शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ तो पूरा शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता
हंगामे की भेंट चढ़ गया। और हंगामा क्यों हो रहा था? क्योंकि विपक्ष अडानी पर और संभल के मामले पर चर्चा की मांग कर रहा था। इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई और मुश्किल से कुछ घंटों के लिए पूरे हफ्ते में सदन के संसद के दोनों सदन चल पाए। उसको लेकर लगातार ये हंगामा होता रहा, लेकिन विपक्ष की मांग मानने को तैयार नहीं है सरकार। न तो अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और न ही संभल के मुद्दे पर। इसको लेकर विपक्ष वहां पर संसद में कार्यवाही में नारेबाजी करता रहा, जिसकी वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चली, पूरे हफ्ते भर नहीं चली। और अब सोमवार को फिर से जब संसद बैठेगी उसके बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इन दोनों मसलों पर विपक्ष अड़ा हुआ है चर्चा कराने के लिए और सरकार लग रहा है कि अड़ी हुई है चर्चा न कराने के लिए, तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और दूसरी ओर बड़ी खबर ये भी है कि एक हफ्ता हो गया है महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए, उसी दिन झारखंड में भी चुनाव के नतीजे आए। झारखंड में इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई, महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को यानी महायुति को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। झारखंड में नई सरकार बन भी गई, उसने काम करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में अभी तय नहीं हो पा रहा है कि सरकार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब बैठक हुई महायुति की, उसके बाद शुक्रवार को एक बैठक होने वाली थी मुंबई में, लेकिन उस बैठक को छोड़कर, उस बैठक को कैंसिल कर वो चले गए अपने गाँव। और गाँव जाने का मतलब है, जो उनकी पार्टी के नेता बता रहे हैं, कि अब एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये क्या बड़ा फैसला हो सकता है ये एकनाथ शिंदे ही बता सकते हैं। लेकिन महायुति गठबंधन में इस चीज़ को लेकर, इस मामले को लेकर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं और किसी बड़े बदलाव की या किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की उम्मीद, आशंका जताई जा रही है। अमलेंदु जी। समीर जी, असल में एकनाथ शिंदे ने बहुत तगड़े से खूंटा गाड़ दिया है। हाँ। और साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री उनको ही बनना है और देवेंद्र फडणवीस का नाम तो किसी भी हाल में नहीं। देवेंद्र फडणवीस का तो 12वीं के बाद इंटर जो कराया है बीजेपी ने, वो हाई स्कूल भले ही करवा दे लेकिन वो आगे नहीं पढ़ने देंगे देवेंद्र फडणवीस को, ये साफ तौर पर कह दिया है। बीजेपी में अब देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी अब लॉबिंग शुरू हो गई है, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम तो पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने पक्के से खूंटा गाड़ दिया है। बीजेपी की परेशानी ये है कि उसको अपने को जस्टिफाई करना है। असल में वो शिंदे की शिवसेना को तोड़ के भी काम चला सकती है, अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाकर भी काम चला सकती है, लेकिन उसे ये साबित करना है कि असली शिवसेना का साथ नहीं थी, तो डुप्लीकेट शिवसेना हम साथ लेकर आए वो हमारे साथ बनी हुई है। तो ये दुविधा की स्थिति बीजेपी में जो है, ये एक तूफान बीजेपी के अंदर खड़ा कर रही है। इधर एकनाथ शिंदे ने जो अपना दावा ठोक दिया है और गांव चले गए हैं रूटकर। अमित शाह की धमकियां भी शायद उनको काम में नहीं आई है, क्योंकि बताया जाता है, जो चर्चा है कि अमित शाह जो धमकियां देते हैं जिस तरीके से नेताओं को, तो शायद शिंदे को भी कोई धमकी दी गई होगी। अब दी गई या नहीं दी गई हमें नहीं मालूम, लेकिन जो चर्चाएं चलती हैं सत्ता के गलियारों में, उसमें चर्चाएं इस तरीके की हैं। और उसके बाद फिर रूट कर शिंदे जो अपने गांव चले गए हैं। और एक जो तस्वीर अमलेंदु जी वायरल हुई है गृह मंत्री अमित शाह के घर के भीतर की, जिसमें ये देवेंद्र फडणवीस उनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और शिंदे खड़े हुए हैं, उस तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। और उसके बाद ही एकनाथ शिंदे का अपने गांव चले जाना, वहां किसी से संपर्क न रखना, बहुत कुछ कह रहा है। हाँ समीर जी, वो जो तस्वीर जो अमित शाह के साथ जो दिखाई पड़ रही है, वो असल में तूफान से पहले की शांति है। वो शांति जो साफ तौर पर एकनाथ शिंदे के चेहरे पर पड़ी जा सकती है। लेकिन अब जब वो अपने गांव चले गए हैं, तो इधर शाम को जो आज टकरा सकता है फेंगोल तूफान समुद्री तट से, तो उधर दूसरा तूफान बीजेपी के अंदर पैदा कर दिया है एकनाथ शिंदे ने। और ये तूफान जो है बीजेपी में तबाही ला सकता है। डबल इंजन की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में जो इंतजार कर रही है, प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। ये इसी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे फुल स्क्रीन पर। इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है महायुति गठबंधन के भीतर। जी, महायुति गठबंधन में बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है और जो सरकार है डबल इंजन की, महाराष्ट्र की सरकार जो नई बनने वाली है, जो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, वो उसकी प्रसव पीड़ा समाप्त होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। फिलहाल ये दर्द बढ़ता जा रहा है महायुति सरकार में। तो ये महायुति सरकार में क्या होगा? अब ये इतने भारी बहुमत के बावजूद एक हफ्ते तक अगर वहां पर सरकार बनाने का कोई फैसला नहीं लिया जा सका है, तो इसके लिए, इसके बारे में लगातार ये बयान आ रहे हैं कि इसका मतलब गठबंधन के घटक दल यानी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इनके बीच में भी कुछ पक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद जिस तरह से नेताओं पर तमाम तरह के दबाव डाल रही है, मुख्यमंत्री का पद नहीं देने को तैयार
तैयार है। इसके अलावा महत्वपूर्ण विभाग भी, ये भी चर्चाएं हैं कि महत्वपूर्ण विभाग भी नहीं देने को तैयार है और विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधान परिषद के सभापति इस तरह के पद देने को तैयार नहीं है। तो दूसरी ओर ये भी बातें हो रही हैं कि ये नेता अब महाविकास अघाड़ी के जो बहुत महाराष्ट्र में प्रमुख नेता हैं यानी शरद पवार, उनके संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे का रूट कर गांव चले जाना, किसी से संपर्क न रखना, और जबकि शुक्रवार को ही बैठक होने वाली थी महायुति की मुंबई में, वो बैठक रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि महायुति की सरकार अभी भी नहीं बन पाई है और आगे अभी 2-4 दिन 6 दिन बनने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। और इधर जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है खेल, उसमें एकनाथ शिंदे ने तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा ही दी है, लेकिन इधर बीजेपी की टेंशन जो है वो बढ़ा दी है कांग्रेस ने और महाविकास अघाड़ी ने। जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ, वो पूरी चुनावी धांधलियों के खिलाफ महाविकास अघाड़ी एकजुट हो रहा है। और बाबा आजाब की, जिनकी हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी समीर जी, उनसे मिलने आज शरद पवार पहुंचे हैं वहां पुणे, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है बाबा आजाब का। और उन्होंने कहा है शरद पवार ने कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद इस प्रक्रिया को लेकर काफ़ी बेचैनी है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा आजाब ने स्वयं कष्ट सहते हुए भूख हड़ताल की भूमिका निभाई। पुणे में महात्मा फुले बाड़ा में इस आंदोलन में जाकर मुझे बाबा आजाब की भूमिका के बारे में पता चला। शरद पवार का यह भी कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में हुए चुनावों ने लोगों को बहुत बेचैन कर दिया है। लोगों में निराशा है। हर दिन सुबह 11 बजे विपक्ष के नेता संसद में सवाल उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन संसद में उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। और इसका साफ मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा। ईवीएम के वोटों में कुछ अंतर है। कुछ लोगों ने पुनर्मतगणना की मांग की है। इस मामले में जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। कुछ लोगों ने पुनर्मतगणना के लिए आवेदन किया है, देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यानी चुनाव आयोग को लेकर उम्मीद जो है वो शरद पवार को बिल्कुल भी नहीं है। इधर नाना पटोले और रमेश चन्नीथल्ला और मुकुल वास ने, उन्होंने कल एक पत्र लिखा था चुनाव आयोग को और ये कहा था कि आप हमको मिलने का समय दीजिए, हम उसी के जरिए जो आपका डाटा है उसी के जरिए बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ की। इस मामले में एक बाइट जो है उनकी नाना पटोले की है, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि उस पत्र में क्या क्या है, उसको भी हम लोग चाहेंगे तो सुन सकते हैं समीर जी। बिल्कुल, नाना पटोले को सुनते हैं। तो चुनाव आयोग को ये शिकायत दर्ज कराई गई है, वो तथ्य और वो प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं जिनके आधार पर चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं महाराष्ट्र में, बिल्कुल उसी तरह जैसे हरियाणा में उपलब्ध कराए गए थे। और जैसा कि संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि 450 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं मतगणना, मतदान से लेकर मतगणना और उससे पहले वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर। तो ये पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठा रहे हैं। और कल कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसको लेकर अब पूरी चुनाव प्रणाली जो है उसके खिलाफ जिस तरह से चल रहा है, एक आंदोलन की तैयारी में है विपक्ष। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नाना पटोले, एक बार सुनते हैं, जिसे तमाम शिकायतों को चुनाव आयोग के पास पहुंचाया गया है। नाना पटोले संशोधन की बात कही है और उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन। सुनते हैं पवन खेड़ा को। और पवन खेड़ा, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बहुत सारी चीज़ें, कई मुद्दों पर बात हुई, हार की समीक्षा भी हुई हरियाणा में और महाराष्ट्र में, और उसके दौरान पूरी चुनावी प्रक्रिया की बात हुई, क्योंकि न केवल ईवीएम मशीनों में धांधली की शिकायत है बल्कि धांधली की शिकायत वोटर लिस्ट बनाने से लेकर मतदान के दौरान और उसके बाद फिर काउंटिंग में भी, ये पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको संदेह के घेरे में रखा हुआ है। चुनाव आयोग से शिकायत भी की जा रही है और उसे लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी भी। पवन खेड़ा को सुनते हैं। प्रक्रिया है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस पर बात हुई है और इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में विपक्ष है। उसकी सूचना, उसका संकेत मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही दे चुके हैं। जब संविधान सभा की बैठक में उन्होंने संविधान सम्मेलन में ये साफ तौर पर कहा था कि ईवीएम से अब हमें चुनाव नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और दूसरी ओर जो संसद में लगातार अडानी और संभल के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही रुक रही है, उसको बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। पूरा एक हफ्ता उसी में चला गया,
सरकार उस पर तैयार नहीं हो रही है। और दूसरी ओर संभल में राजनीतिक दलों के नेताओं के जाने पर जिस तरह से रोक लगाई गई है, उसे लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पार्टी कार्यालय में जुटे हुए हैं। माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके घर पर जुटे हुए हैं, क्योंकि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे और इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। उनके नेतृत्व में 10 नेताओं का एक डेलीगेशन जा रहा था संभल, जिसमें 5 सांसद और 5 विधायक थे। उन सभी सांसदों विधायकों को उनके घरों पर रोका गया। माता प्रसाद पांडे को भी गाड़ी में बैठते वक्त रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। नाराजगी है, लेकिन ये नेता वहां जाने पर अड़े हुए हैं। वहां जाकर फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा रहे हैं। यानी इनके आरोप है कि शासन और प्रशासन तमाम चीजें छिपा रहा है, लोगों को धमका रहा है कोई भी बयान देने के लिए, बातचीत करने के लिए। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को भी गाजियाबाद में रोक दिया गया और वो भी जा रहे थे वहां पर उस डेलीगेशन में। तो तमाम नेता हैं जिनको रोका जा रहा है और जो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, उनको भी रोका गया है। हरेंद्र मलिक क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। तो इस समय जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक इस समय गतिरोध उत्पन्न हो गया है, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को संभल जाने से रोकने की कोशिश हो रही है। सुनते हैं हरेंद्र मलिक क्या कह रहे हैं और क्यों रोका गया उनको। राजनीतिक गतिरोध उत्तर प्रदेश में किस तरह से बना हुआ है। संभल के मुद्दे पर ना तो संसद में चर्चा को तैयार हो रही है सरकार और ना ही वहां राजनीतिक दलों के नेताओं को जाने दिया जा रहा है। तो संभल के मुद्दे पर इस समय जबरदस्त राजनीतिक गतिरोध कायम है उत्तर प्रदेश में। नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। और इधर महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति सरकार के बनने में बाधाएं आ रही हैं, और दूसरी ओर एक ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार वहां जो महायुति गठबंधन के घटक दल हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो, इनके लोगों को ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि जो वहां एनसीपी के नेता हैं, महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार, उनसे संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री का पद भी अपने पास रखना चाहती है और तमाम महत्वपूर्ण विभाग भी अपने पास रखना चाहती है। महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पद है वो भी अपने पास रखना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर एक कुछ और भी खिचड़ी पक रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इसीलिए अपने गांव चले गए हैं। और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब वो गांव जाते हैं तो कोई बड़ा फैसला लेते हैं। ये क्या बड़ा फैसला हो सकता है अमलेंदु जी? ये बड़ा फैसला समीर जी, एक तो पहले तो बीजेपी को ये बताने का है कि आप जो सोचना जो आपने उद्धव ठाकरे के साथ किया वो आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे शरीफ आदमी थे, एकनाथ शिंदे जो है वो ज़मीन के उस तरीके के आदमी हैं, तो वो सारे दांव पे जानते हैं। तो बीजेपी जो करेगी वो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं कर सकती। एक संदेश तो एकनाथ शिंदे ने ये दे दिया है। दूसरा ये संदेश दे दिया है कि अमित शाह जी, अब आप जो है वो मोदी जी के खास आदमी नहीं है, राजीव कुमार खास आदमी है, तो आपकी धमकियां मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। शायद ये भी संदेश दे दिया है कि राजीव कुमार से मोदी जी सीधे सीधे बात कर लेंगे तो आपका बीच में आप कोई रोल नहीं बचा है। तो ये भी शायद संदेश दे दिया है। दूसरा जो है वो दूसरा रास्ता तलाशने की कोशिश शायद कर रहे हैं। और चूंकि वो जानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ बनती है तो अजीत पवार भी तुरंत पलटी मार लेंगे, क्योंकि अजीत पवार का वैचारिक तालमेल जो है बीजेपी के साथ नहीं है। तो इसलिए एकनाथ शिंदे शायद ये रास्ता भी, ये तो चुनाव से पहले ही दिखाई पड़ रहा था, चुनाव से पहले ही दिखाई पड़ रहा था। और एकनाथ शिंदे शायद ये तलाशना चाहते हैं कि किस तरीके से एक तो ये संदेश चला गया है समीर जी, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, महाविकास अघाड़ी सवाल उठा रहा है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये राजीव कुमार की जीत है। ये विपक्ष कह रहा है और ये संदेश जनता के बीच में। तो एकनाथ शिंदे भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी की मजबूरी है एकनाथ शिंदे को साथ में रखना और शिंदे को इस समय मुख्यमंत्री बनाना। अगर नहीं बनाएंगे और एकनाथ शिंदे ने अगर पलटी मारी तो बीजेपी फिर कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि वो तोड़फोड़ करने की स्थिति इस समय नहीं है बीजेपी की। चूंकि अगर करती है बीजेपी तो फिर यही संदेश जाएगा कि ये अपने सारे साथियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो शिंदे ने ये नब्ज बीजेपी की पकड़ ली है कि अब ये उद्धव ठाकरे के साथ जिन्होंने किया था या शरद पवार के साथ जो किया था वो करने की स्थिति में इस समय नहीं है। और इस समय जितना इनको प्रेशर बनाया जा सकता है वो प्रेशर बना लो और देवेंद्र फडणवीस को या बीजेपी को इस समय अपना मुख्यमंत्री बनाने से रोका जाए। ये उनका इस समय है और वो दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। और इसमें हो सकता है कि इसका जो है
इंडिया गठबंधन के अंदर कोई बात चल रही हो। सूचना ये है कि जितेंद्र आव्हाड जो शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं, उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे के गांव जाने से पहले जी। और क्या उस मुलाकात के बाद ही शिंदे ने कार्यक्रम बनाया है गांव जाने का, और बत्तियां सारी ऑफ कर दी हैं कमरे की कि अब ढूंढते रहो शिंदे कहाँ है। तो इसलिए जो है अब ये समझा जा रहा है कि, और जबकि शुक्रवार को बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक महायुति की होने वाली थी गठबंधन के घटक दलों की मुंबई में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण घटक इनकी बैठक होने वाली थी। तो कहा जा रहा था कि साहब इस बैठक में ही मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। हाँ। तो अगर मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, बैठक नहीं हो पा रही है, शिंदे रूट कर घर चले गए हैं, और शिंदे ने जो खूंटा गाड़ दिया है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। शिंदे जो है वो 12वीं के बाद इंटर नहीं करेंगे। 12वीं के बाद इंटर आपने करा दिया फडणवीस का, अब उनका भले ही हाई स्कूल करा दो, 8वां करा दो 12वीं के बाद, लेकिन शिंदे जो है वो 12वीं के बाद हाई स्कूल मतलब इंटर करने के लिए कतई तैयार नहीं है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस का भी नाम, चूंकि बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पसंद तो है, लेकिन महाराष्ट्र में दूसरे नामों पर भी चर्चा हो रही है और दबाव है कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर सहमति नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। जो तस्वीर अभी कुछ देर पहले आपने देखी थी गृहमंत्री अमित शाह के घर की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह दोनों लोग काफी प्रसन्न दिख रहे हैं और एकनाथ शिंदे मायूस होकर खड़े हैं, तो उस तस्वीर में कहा जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि देवेंद्र फडणवीस की ये खुशी, उनकी ये प्रसन्नता लंबे समय तक बनी रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर गतिरोध बना हुआ है कि सीएम की कुर्सी किसको दी जाए। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का अपने गांव चले जाना, मुंबई से सतारा में उनका गांव है, और वहां चले गए हैं बिना किसी को कुछ बताए हुए। और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें महायुति गठबंधन, यानी जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद, चूंकि तय हुआ भले ही दिल्ली में, लेकिन उसकी सूचना दी जाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, उसके लिए एक बैठक होनी थी शुक्रवार को मुंबई में। वो बैठक छोड़कर एकनाथ शिंदे चले गए अपने गांव, और उसके पहले जो उनकी मुलाकात हो रही है एनसीपी के शरद पवार गुट के नेताओं से, बहुत मायने रखती है। और ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब जो गठबंधन में उलटफेर करके पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, कहीं वही उलटफेर इस बार फिर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, और इस बार के उलटफेर में कहीं भारतीय जनता पार्टी तो बाहर नहीं हो जा रही है। बिल्कुल बाहर हो जा रही है, और ये उलटफेर काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और उधर एक बड़ी खबर ये आ रही है समीर जी कि जो चुनाव आयोग और ईवीएम मशीनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ है, बाबा आढप जो 3 दिन के अपने आत्मक्लेश अनशन पर बैठे हुए हैं, सुबह तो जाकर मिले थे शरद पवार, आज 3 बजे जी उद्धव ठाकरे पुणे में जाकर बाबा आढप से मुलाकात करेंगे और ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको हवा देंगे। और ये आंदोलन अब वहाँ से खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग और ईवीएम मशीनों के खिलाफ उद्धव ठाकरे आज दोपहर 3 बजे पुणे में बाबा आढप से मिलने जा रहे हैं। तो बाबा आढप के बारे में आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से वहां पर अनशन पर बैठे हैं पुणे में। ईवीएम के खिलाफ उन्होंने अनशन किया है। उनका कहना है, 94 साल के हैं बाबा आढप, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र में बहुत ही उनका सम्मान है। वो कह रहे हैं कि वो पहला जो आम चुनाव हुआ है 1952 में, तब से लेकर अब तक वो चुनावी प्रक्रिया को देख रहे हैं, और इतनी ज्यादा धांधली की स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी है। तो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ईवीएम से चुनाव को न कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, इसकी मांग को लेकर वो वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनसे लगातार जो एनसीपी के नेता है रोहित पवार वो मिल रहे हैं, लेकिन आज उनकी मुलाकात शरद पवार से भी हुई। शरद पवार भी गए उनके पास अनशन में, उनको समर्थन देने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए किस मुद्दे पर वो अनशन कर रहे हैं। और अब खबर है कि उद्धव ठाकरे भी, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, वो भी बाबा आढप से मिलने के लिए पुणे जाएंगे। तो अब ईवीएम को लेकर, और कल CWC में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में जो चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं और उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाने की रणनीति बनाने की बात कही जा रही है, तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके बीच में महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, उस राजनीतिक गतिरोध से बाहर आने का
भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काट उसकी नहीं दिखाई पड़ रही है। इधर अडानी और संभल के मुद्दे पर घिरी हुई है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने तंज कसा है कि जब इस तरह के मुद्दों पर कोई बात करने की कही जाती है तो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे सवाल का कोई जवाब तो आता नहीं है। संसद में जब इस पर चर्चा की मांग की जाती है तो संसद अवरुद्ध हो जाती है। क्या लिखा है, क्या ट्वीट किया है अपने एक्स हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर टीएस सिंहदेव ने, देखते हैं कि अडानी बोलो संसद स्थगित, संभल बोलो संसद स्थगित, मणिपुर बोलो संसद स्थगित, महंगाई बोलो संसद स्थगित, बेरोजगारी बोलो संसद स्थगित, हिंसा से लेकर भ्रष्टाचार, आमजन के जीवन और संपत्ति की हानि, उनकी असुविधा, उन पर अन्याय और अत्याचार, अगर संसद में ये मुद्दे चर्चा के लायक नहीं हैं तो फिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है। भाजपा चाहती है कि संसद केवल मोदी मोदी जाप करने वाले विचारहीनों का संग्रहालय बनकर रह जाए। ये ट्वीट किया है टीएस सिंहदेव ने। बहुत ही वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ पर संसद में इस तरह के मुद्दों को, जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करने के लिए अगर उस पर बातचीत की मांग की जाती है तो संसद स्थगित हो जाती है। और यही कारण है कि शीतकालीन सत्र का जो पहला हफ्ता रहा वो पूरा इसी की भेंट चढ़ गया। सरकार तैयार नहीं हुई और स्पीकर और सभापति ने सदन को स्थगित कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब इन सब के बीच में महाराष्ट्र की जो घटना है, महाराष्ट्र में एक हफ्ते के बाद भी सरकार नहीं बन पा रही है। बम्पर बहुमत मिला है, भारी बहुमत मिला है उसको, उसके बावजूद वहाँ पर सरकार का गठन न होना वो साफ दिखा रहा है कि किस तरह से महायुति गठबंधन के भीतर, महायुति के घटक दलों के भीतर उथल पुथल मची हुई है। और उसी बीच में जब एकनाथ शिंदे सतारा अपने गांव चले गए हैं खामोश होकर, तब ये स्थितियां और भी ज़्यादा संदेह पैदा कर रही हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल, ये स्थितियां काफ़ी ज़्यादा संदेह पैदा कर रही हैं और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से एक तूफान जो है सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो महायुति में आने वाला है। क्योंकि उस तूफान से पहले की शांति जो है वो एकनाथ शिंदे के उस चित्र में देखी जा सकती है, जो हम लोगों ने चित्र अभी दिखाया था कि वो किस तरीके से खामोश अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बड़ा तूफान जो है वो बीजेपी के अंदर उठने वाला है और शिंदे ने ये भूमिका तैयार कर दी है कि तूफान जो है वो बीजेपी में उठेगा। और इसको लेकर शिंदे ने जो दांव चला है वो साफ तौर पर यही है कि शिंदे के साथ बीजेपी जो उद्धव ठाकरे के साथ किया था वो करने की स्थिति में नहीं है। शिंदे ने इतना दबाव तो कम से कम बना दिया है। जो चर्चा चल रही थी कि बीजेपी अकेले भी सरकार बना सकती है और बीजेपी चाहे तो शिंदे को कई 10 विधायकों को तोड़ के सरकार बना लेगी या अजित पवार को ही तोड़कर सरकार बना लेगी, ऐसी स्थिति अब पैदा नहीं होने पाएगी। इसका इंतजाम एकनाथ शिंदे ने एक तरीके से कर दिया है और ये बता दिया है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं है जिनकी पीठ में बीजेपी छुरा भोंक सके। क्योंकि उद्धव ठाकरे शरीफ आदमी थे तो उनके साथ आपने ऐसा बर्ताव कर लिया, एकनाथ शिंदे के साथ आप इस तरीके का बर्ताव नहीं कर पाएंगे। ये एक तरीके से संदेश जो है वो साफ साफ एकनाथ शिंदे ने दे दिया। और जो तैयारी जो दिख रही है वो तैयारी ये दिख रही है कि एकनाथ शिंदे किसी भी समय अजीत पवार के साथ कोई समझौता करके और पलटी मार सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं नहीं तो तू नहीं, यानी अगर एकनाथ शिंदे नहीं तो बीजेपी भी नहीं, भले ही अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, ये खेल भी हो सकता है शायद शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, उसी तरह से कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे गठबंधन से और दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़कर सरकार बनाई, तो अब की बार कहीं वही दांव उस पर उल्टा न पड़ जाए। लेकिन एक अमलेंदु जी, बड़ी खबर ये आ रही है कि जो अभी नाना पटोले और कांग्रेस के नेताओं ने तमाम महाराष्ट्र में चुनावी खामियों को लेकर जो चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा है, तो चुनाव आयोग से उनको 3 दिसंबर का समय दिया गया है। हालांकि टाइम अभी नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि आप अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आइए और वहां पर अपनी बातों को रखिए। तो चुनाव आयोग की ओर से ये संदेश आया है। अब 3 दिसंबर को इन लोगों को जाना होगा, वहां जिन चीज़ों की जो बातें, जो धांधली की शिकायतें हो रही हैं, उसको वहां पर रखेंगे। अब उस पर चुनाव आयोग आगे क्या फैसला लेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब चुनाव आयोग को भी लग रहा है कि जिस तरह से पूरी चुनावी
चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, संदेह के घेरे में है और उस मामले में विपक्ष एकजुट दिखाई पड़ रहा है और अब केवल शिकायतों तक ये चीज़ें सीमित नहीं रहने वाली हैं, बल्कि इसको लेकर अब जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। तो लगता है कि ये दबाव चुनाव आयोग पर भी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग को साफ दबाव दिखा सकता है, वरना अभी तक तो चुनाव आयोग मिलने का समय ही नहीं देता था। अब अगर चुनाव आयोग मिलने का समय दे रहा है और 3 दिसंबर का समय दे रहा है और वो तो बाकायदा डाटा लेकर जाएंगे चुनाव आयोग का ही। नाना पटोले तो साफ कह रहे हैं, बिल्कुल, एक बार सुन भी लेंगे नाना पटोले को, साफ कह भी रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि भाई अगर आपने रात 3 बजे तक आकर वोटिंग हुई है और 77 लाख वोट बढ़ गए, 12% वोट अगर बढ़ गया 5 बजे के बाद, तो भाई हमको वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए कि रात की 3 बजे तक लगी हुई थी लाइनें। हाँ, तो वो दिखाइए आप कैसे वोट बढ़ गया। यानी जो चुनाव आयोग के जरिए घपला किया गया है, जो 77 लाख वोट बढ़ाए गए, उन 77 लाख वोटों में ही सारा घपला है, ये कांग्रेस साबित करना चाहती है और इसके लिए चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा गया है। जी बिल्कुल, और एक बार सुनते हैं नाना पटोले, जब चुनाव आयोग ने बुलाया है 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को, और उसमें जो शिकायतें हैं जिसका जिक्र नाना पटोले कर रहे हैं कि किस तरह की खामियां हैं जो शिकायतें चुनाव आयोग को दी गई हैं, उसी का संज्ञान लेते हुए अब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि वो 3 दिसंबर को आए और बताएं तो क्या शिकायतें हैं। सुनते हैं नाना पटोले क्या सवाल उठा रहे हैं, किसके नेता हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या शिकायतें दी हैं चुनाव आयोग को, किस तरह के उन्होंने धांधली के आरोप लगाए हैं, उसका संज्ञान लिया है चुनाव आयोग ने और 3 दिसंबर को बुलाया है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आए और उसको अपना जो शिकायतें दर्ज करानी है वो दर्ज कराए। चुनाव आयोग ने कहा है कि भारत का चुनाव आयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 दिसंबर 2024 को उसके प्रतिनिधिमंडल को अपने यहाँ आमंत्रित करता है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अपनी अंतरिम प्रतिक्रिया में हर चरण में उम्मीदवारों, उनके एजेंटों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी प्रक्रिया दोहराई है। चुनाव आयोग कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित प्रतिक्रिया का आश्वासन देता है। कांग्रेस को अपनी अंतरिम प्रतिक्रिया में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ पारदर्शी मतदाता सूची अद्यतन प्रक्रिया को दोहराया। आयोग ने अभी भी आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी को उसकी सभी वैध चिंताओं की आगे समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। ये बात कही है चुनाव आयोग ने, यानी इसका कुल मिलाकर मतलब है कि उनकी शिकायतों को सुनने को तैयार है और 3 दिसंबर को वो अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग में जाएं और अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। कई तरह के पूरी चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगा रहे थे नाना पटोले को हम लोगों ने सुना और साफ तौर पर कह रहे थे कि ये जो इतने ज़्यादा करीब 12% वोट बढ़ गए हैं, तो क्या 3 बजे रात तक लाइनें लगी हुई थी, चूँकि जब चुनाव का समय समाप्त हो जाता है उसके बाद कोई नया नहीं आता, लेकिन जो लाइन अगर लगी रहती है तो सभी को वोट दिया जाता है लाइन में अगर रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारी रात लाइन लगी रही, लोगों ने वोट डाले, या फिर एक बड़ा सवाल ये भी उठा रहे हैं क्या चुनाव आयोग ने खुद ही जाकर बटन दबा दिए हैं सारे। बिल्कुल यही सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल पुनर्की में उत्तर प्रदेश में भी उठा कि क्या कोई ऐसे मैकेनिज्म मालूम पड़े कि एक ही उंगली से सारे बटन दबाए गए हैं क्या जी। तो इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये असल में एक ही उंगली से उठाने का नहीं है, केवल ईवीएम मशीनों का मसला नहीं है। और कल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी तय हुआ, वो उसमें ये तय हुआ कि अकेला ईवीएम का मसला नहीं है, ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग जो धांधलियां कर रहा है उसके साथ ये उसमें मिला हुआ है। मतलब जिसमें मतदाता सूची बनाने से लेकर उसमें नाम हटाने से लेकर नाम काटने तक लेकर और मतदान बढ़ाने तक जी। यानी चुनाव खत्म हो गया, मतदान खत्म हो गया, उसके बाद 12% वोट बढ़ जा रहा है। और फिर काउंटिंग में भी अच्छा चलिए, जहाँ ज़्यादा वोट पड़े थे वहाँ आपने कह दिया कि साहब वो चूंकि मॉक पोल के डाटा है तो वो उसमें से डिलीट नहीं किए गए। पहले तो ये कि डिलीट क्यों नहीं किए गए मॉक पोल के डाटा, मॉक पोल के डाटा का डिलीट नहीं किए गए तो वो किसके खाते में जुड़े वो मॉक पोल के डाटा, पहला चीज़। दूसरा है कि जहाँ कम गिने गए वहाँ कम क्यों गिने गए, तो ये सवाल। यानी वो डिस्क्रिपेंसी जो है वो मतगणना में भी है। जितना आप बता रहे हैं कि इतना वोट पड़ा उतना आप गिन भी नहीं रहे हैं, कहीं ज़्यादा गिन रहे हैं, कहीं कम गिन रहे हैं। तो यानी एक तरीके से ये पूरा सीधा आरोप जो है चुनाव आयोग पर है और कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाए हैं। नाना पटोले, रमेश चन्नीथल्ला, मुकुल वासनिक ने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा वो सीधे चुनाव आयोग पर ही आरोप है। और नाना पटोले को हमने सुनवाया भी, नाना पटोले कह रहे हैं कि हमने चुनाव से कहा है कि भाई अगर आपने रात 3 बजे तक वोटिंग कराई है तो हमको जब वीडियो दिखाइए जहाँ हुई है, बिल्कुल, या आपने ही सारे वोट डाल लिए हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है, तो ये चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियाँ हैं उन पर अब प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। तो अब ये सारे आरोप और ये सारे तथ्य, सारे
सारे प्रमाण लेकर चुनाव आयोग के पास जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। चुनाव आयोग ने उसको 3 दिसंबर का समय दिया है कि आप 3 दिसंबर को आइए, प्रतिनिधिमंडल के साथ आइए और अपनी शिकायतों को दर्ज कराइए। हालांकि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा चुनाव में जिस तरह की धांधली हुई थी, 20 सीटों पर उसने प्रमाणों के साथ, दस्तावेजों के साथ उसको सभी चीज़ें उपलब्ध कराई थी, लेकिन उसके जवाब से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं हुई और कांग्रेस पार्टी का ये आरोप था कि बहुत ही लापरवाह तरीके से जवाब दिया। एक राजनीतिक पार्टी की तरह से चुनाव आयोग ने जवाब दिया, न कि एक संवैधानिक संस्था की तरह से। लेकिन अब फिर उसने बुलाया है कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को। अब इन सारी शिकायतों को सुनकर क्या जवाब आता है चुनाव आयोग का, उस पर ज़रूर सबकी निगाहें रहेंगी। और ख़ास तौर पर नाना पटोले का ये सवाल कि आखिर जो वोट्स बढ़े हैं वो क्या 3 बजे रात तक लाइनें लगी थी इसलिए बढ़े हैं, या फिर चुनाव आयोग ने खुद ही सारे बटन दबा दिए और ये मत प्रतिशत बढ़ गया। इन सारे सवालों के जवाब चुनाव आयोग से क्या मिलता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी और आप तक हम उसको ज़रूर पहुँच